हेलो बसना ड्रीमर्स। हम लोग मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। खिलजी वंश में भी अभी तक हम लोगों ने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था, उसका पूरा कालक्रम देखा। अब अलाउद्दीन खिलजी के बाद के कालक्रम को पढ़ने के लिए हमें 5 लोगों को जानने की आवश्यकता होगी। एक अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी रहती है जिनका नाम होता है मलिक ए जहाँ। फिर मलिक ए जहाँ के भाई साहब रहते हैं अलप खां। अलप खां के भाई साहब रहते हैं नासिरुद्दीन रहते हैं। फिर अलाउद्दीन खिलजी के 2 पुत्र रहते हैं, एक का नाम होता है खिज्र खां, दूसरे का नाम होता है मुबारक शाह। अलाउद्दीन खिलजी अपने मरने जब उसकी तबीयत खराब होती है तो वो खिज्र खां को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। ठीक। किंतु जब उसकी तबीयत खराब होती है तो उसे अपने बेटों से, अपने पत्नी से वो केयर नहीं मिलता, वो इज्जत नहीं मिलता, वो प्यार नहीं मिल रहा होता है, तो मलिक कफूर को बुलावा भेजता है। और मलिक कफूर जो उस वक्त देवगिरी में था वो वापस दिल्ली आ जाता है। दिल्ली पर आने के पश्चात उसे पता चलता है कि मलिक कफूर, चूँकि अलाउद्दीन खिलजी का सबसे प्रियतम व्यक्ति था, तो मलिक कफूर को पता चलता है कि अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी हैं वो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रही हैं, वो उन्हें पसंद नहीं करती हैं, इसलिए इस प्रकार से जाल बुने जा रहे हैं। तो मलिक कफूर को जब जैसे पता लगता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत भी खराब है, उसके खिलाफ षड्यंत्र भी रचे जा रहे हैं, तो मलिक कफूर खुद शासन में आना चाहता है और वह षड्यंत्र रचना स्टार्ट करता है। इस षड्यंत्र में उसने एक एक करके अलाउद्दीन खिलजी के कान भरने स्टार्ट किए। बोला कि मलिक जहाँ जो आपकी पत्नी हैं, उनके भाई साहब अलप खां, फिर अलप खां के भाई साहब नासिरुद्दीन और आपके बेटे खुद ये जो खिज्र खां हैं और मुबारक शाह हैं, ये सब आपके मित्र नहीं, ये सब आपके दुश्मन हैं। अलाउद्दीन खिलजी मान भी जाता है, मलिक काफूर के इतने प्रभाव में रहता है कि वह मान जाता है। ठीक। और दूसरी तरफ खिज्र खां से क्या कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी की तबीयत खराब है, आप हस्तिनापुर के कब्रगाह में जाइए और अगर आप प्रार्थना करते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी ठीक हो सकते हैं। खिज्र खां जो कि उत्तराधिकारी था, वह चला जाता है अपने पिता को ठीक करने के लिए। कब्रगाह में वो जैसे ही निकलता है वहाँ के लिए, मलिक कफूर को पूरा अवसर प्राप्त हो जाता है। अलप खां की हत्या करवाता है वो। अलप खां कौन है? मलिक जहाँ की का भाई है। और ये मलिक जहाँ कौन है? मलिक जहाँ रायकर्ण की पत्नी है। रायकर्ण कौन था? जब अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात पर आक्रमण करवाया था तो उस वक्त रायकर्ण भाग खड़ा हुआ था, चला गया था रामचंद्र देव के पास। याद करिएगा, डॉट को कनेक्ट करिएगा। तो उसी की पत्नी होती है कमला देवी। तो कमला देवी को जब दिल्ली भेजा जाता है तो उनका नामकरण यही हो जाता है, मलिक जहाँ बन जाती हैं ये अलाउद्दीन खिलजी की। ठीक है। तो वह पूरी तरह से जब खिज्र खां चला जाता है कब्रगाह, उसको अवसर प्राप्त हो जाता है, तो मलिक कफूर क्या करता है? इस अवसर का पूरा लाभ उठाता है और किसकी हत्या करवा देता है? अलप खां की। अलप खां कौन है? मलिक जहाँ का भाई है। अब उसकी हत्या के बाद अलप खां का एक भाई रहता है, वो विरोध करता है, कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, तो उसकी भी हत्या करवा देता है मलिक कफूर। किस उसकी हत्या खुद नहीं करता है, एक उसका सेनापति होता है कमालुद्दीन करके, कमालुद्दीन को भेजता है और नासिरुद्दीन की हत्या करवा देता है। फिर उसी कमालुद्दीन को फिर से भेजा, बोला बोला कि अब तुम जाकर के मुबारक शाह की भी हत्या कर दो, बट वो मना कर देता है। तो करता क्या? फिर सिहाबुद्दीन नामक एक व्यक्ति होता है, खिज्र खां का ही बेटा रहता है। तो खिज्र खां के बेटे को कहता है कि मैं तुम्हें बना दूंगा सुल्तान, बस तुम मेरा साथ देना। तो खिज्र खां के बेटा बोलता है सिहाबुद्दीन ठीक है, मैं आपका साथ दे दूंगा। तो उस वक्त सुल्तान जो बनता है, उसके उसके अंगरक्षक हुआ करते हैं जिनको बोला जाता है पायक। तो सिहाबुद्दीन को मलिक कफूर ने गद्दी पर बैठा दिया अलाउद्दीन खिलजी की, बिकॉज क्योंकि वो विरुद्ध रहता है, तबीयत खराब होती है उसके, तो उसकी हत्या मतलब वो मर जाता है प्रॉपर। उसके मरते ही सिहाबुद्दीन को गद्दी पर बैठा देता है। सिहाबुद्दीन गद्दी पर बैठता है तो उसके तो अंगरक्षक होते हैं, एक सुल्तान के बहुत वफादार अंगरक्षक होते हैं। मलिक कफूर को यह बात पता था कि कोई और ये काम नहीं करेगा, मुबारक शाह की हत्या या मुबारक शाह को अंधा कोई और नहीं करेगा, केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है, वो है सुल्तान के अंगरक्षक। तो सिहाबुद्दीन को बोलता है कि आपकी गद्दी सुरक्षित नहीं है जब तक मुबारक शाह जिंदा है। मुबारक शाह कौन है? मुबारक शाह अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र है। और एक खिज्र खां का पुत्र कौन है? सिहाबुद्दीन। तो सिहाबुद्दीन अपने पायकों को आदेश देता है कि हाँ ठीक है, जाओ तुम मरवा दो। पायक जाते हैं मुबारक शाह के पास, जो कि ग्वालियर के किले में बंद था, उसे अंधा करने के लिए जाते हैं कि प्रॉपर अंधा कर दो, मारना नहीं है। मलिक काफूर ने ये बोला था। सिहाबुद्दीन ने बोला मार दो अल्लाह, बट मलिक काफूर ने बोला नहीं, केवल बस अंधा कर देना। तो पायक जाते हैं उसे अंधा करने के लिए। तो मुबारक शाह खिलजी काफ़ी चतुर वाकपटु व्यक्ति था, तो उन पायकों, चूँकि पायक वफादार होते हैं सिंहासन के, तो पायकों को वह वफादारी याद दिलाता है, कहता है तुम तो अलाउद्दीन खिलजी मेरे पिता के मैंने अंगरक्षक रहे हो,
और तुम मेरी हत्या करने के लिए आए हो कि इस प्रकार से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, क्या तुम्हें नहीं पता है कि किस प्रकार से इसमें सिंहासन उलट पुलट हो रहा है। तो पायकों को ये सब बात थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें सिंहासन के प्रति वफादार रहना है और ये मुबारक शाह की हत्या नहीं करनी है। मुबारक शाह उस वक्त जितना भी उसके पास गहना रहता है, पहना रहता है, वो सब उन पायकों को दे देता है और पायकों को बोलता है कि अब ये धन लो और जा करके मलिक काफूर की हत्या कर दो। तो पायक रिवर्स जाते हैं मलिक काफूर के और मलिक काफूर की हत्या कर देते हैं। ठीक। अब उन पायकों की बदौलत मुबारक शाह बाहर आता है, उस कैद से बाहर आता है और शिहाबुद्दीन का पहले तो अंगरक्षक बनता है, फिर मौका पाते ही शिहाबुद्दीन को वह मरवा देता है। ठीक। अब शिहाबुद्दीन को मरवाने के पश्चात वह खुद को कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी गद्दी पर बैठ जाएगा। अभी तक की ये कहानी थी। अब कुतुबुद्दीन मुबारक शाह चूँकि आराम प्रिय व्यक्ति होता है, राइट, उसे उसके लिए कुछ बड़ी अपशब्द बातें बोली जाती हैं, चूँकि वह ऐसा था, बहुत विलासी व्यक्ति था। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक का इसका कालक्रम रहेगा। यह स्वयं को पहली बात तो खलीफा घोषित कर देता है कि मैं खलीफा को नहीं मानता, जबकि इससे पहले के सारे सुल्तान खलीफाओं को थोड़ा बहुत ही सही बट मानते थे। ये खुद को ही खलीफा घोषित करता है। खलीफा होता कौन है? यह मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्मगुरु होता है। तो यह पहली बात तो खुद ही को खलीफा घोषित कर देता है और खलीफाओं की सत्ता को मानने से इनकार कर देता है और अपनी उपाधि को, अपने आप को अल इमाम उल इमाम इस प्रकार के पद देना शुरू करता है और ख़ुद को यह भी कहता है कि मैं खिलाफत उल्लाह हूँ। तो इस प्रकार की उपाधि को वह ग्रहण करता है। बट वह उसकी अयोग्यता बाद में सिद्ध हो जाती है कि क्योंकि पायकों के दम पर तो वह गद्दी पर बैठा था, उसके लिए बोला जाता है कि वह योग्य पिता का अयोग्य पुत्र था, इस प्रकार से। और बर्नी क्या कहते हैं? बर्नी कहते हैं कि कभी कभी तो वह निवस्त्र होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। समटाइम्स सवाल पूछे जाते हैं कि कौन सा ऐसा शासक था जो निवस्त्र होकर अपने दरबारियों के बीच में दौड़ा करता था। ठीक। तो वह कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी है। उसे नग्न स्त्री पुरुषों की संगत बहुत पसंद थी। शराब पीना, मदिरा पीना, स्त्रियों के साथ वस्त्र पहनकर दरबार में आना जाना। तो इस प्रकार से उसका कार्यक्रम में शासन को प्रॉपर तरीके से वो चला नहीं पाता है। ठीक है। ये सब देख करके होता क्या है कि अलग अलग शासन में अलग अलग डिफरेंट जो उसके प्रांत रहते हैं वहाँ पर विद्रोह होने लगता है। उसी विद्रोह के समय में आइन उल मुल्क उसका एक वजीर रहता है, एक विद्रोह को दबाने के लिए गया हुआ था, तो वहाँ से 2 दासों को पकड़ कर ले आता है। बरादू संप्रदाय के वो लोग थे। बरादू संप्रदाय एक प्रकार के हिंदू संप्रदाय के लोग होते हैं। ठीक। उनका नाम होता है मुबारक हसन व हसामुद्दीन। ये दोनों भाई क्या थे कि पहले हिंदू थे बट इनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बना दिया गया था। इन लोगों को पकड़ करके लेकर के आते हैं किसके सामने? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अब मुबारक शाह खिलजी चूँकि वह स्त्री और पुरुष दोनों से प्रेम करता था, तो ये बरादू संप्रदाय के ये जो 2 भाई रहते हैं मुबारक हसन और हसामुद्दीन, इसमें से मुबारक हसन से उसका बहुत लगाव रहता है। मुबारक शाह का मुबारक हसन से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। इवन उसे उसका आलिंगन करना, उसका चुंबन करना, तो इस प्रकार के कार्य वो क्या करता था। बट मुबारक हसन को इसमें से ऐसा कुछ पसंद नहीं था। ठीक। तो मुबारक शाह करता क्या है कि उसे खुसरो खां की उपाधि देता है, क्योंकि मुबारक दोनों में कॉमन हो रहा था, तो मैं भी उसको ईज़ करने के लिए नामकरण करता है, उसको खुसरो खां की उपाधि वो दे देता है। अब मुबारक शाह खिलजी का खुद का व्यक्तित्व बहुत अच्छा नहीं था, तो इसी वजह से विद्रोह भी होंगे। गुजरात में विद्रोह होता है। हैदर और जीरक के नेतृत्व में गुजरात की सेना ने विद्रोह कर दिया। तो फिर से वही उसके पास अपना एक खुद का वजीर है, आइन उल मुल्क को बोलता है कि जाओ और विद्रोह को दबा करके आओ। तो आइन उल मुल्क चला जाता है और विद्रोह को दबा करके चला आता है और वहाँ का शासन किसके हाथ में दे देता है? जफ़र खां के हाथ। विद्रोह के क्रम में जो अगला विद्रोह होता है वो देवगिरी से होता है। तो देवगिरी के शासक रहते हैं हरपाल देव। हरपाल देव विद्रोह कर देते हैं, तो इस बार वह खुद जाता है, मुबारक शाह खुद जाता है इस विद्रोह को दबाने के लिए 1317 ईस्वी में। तो 1300 ईस्वी में जाता है और इस विद्रोह को प्रॉपर तरीके से दबा देता है और हरपाल देव को हरा देता है। देवगिरी पर विजय प्राप्त करने के पश्चात वह वारंगल के षड्यंत्र को वारंगल के लोगों को मारने के लिए चला जाता है, क्योंकि वारंगल के लोग भी क्या कर रहे थे? उसके खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तो वारंगल के अभियान में जब वो था, उसी वक्त दिल्ली में उसके चचेरे भाइयों ने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, उसे गद्दी से उतारने का प्रयत्न करना शुरू हुआ। बट उसके एक
बहुत ही गुप्तचर रहते हैं, बहुत विश्वसनीय व्यक्ति रहता है जिनका नाम होता है आरम साम। वो बतला देते हैं कि आपके चचेरे भाई हैं जिनका नाम है मलिक आसुद्दीन, वह आपकी हत्या करना चाहते हैं। तो मुबारक शाह को बहुत बुरा लगता है, तो मुबारक शाह वापस दिल्ली जाता है और वो अपने सभी सभी सगे संबंधियों की हत्या करवा देता है। इवन खिज्र खां की भी हत्या करवा देता है। अब खिज्र खां था कौन? खिज्र खां अलाउद्दीन खिलजी का ही पुत्र था। ठीक, तो खिज्र खां की हत्या करवा देता है। और खिज्र खां की एक पत्नी होती है, जिनका विधवा पत्नी होंगी ना जब खिज्र खां मर जाएगा, तो उनका नाम होता है देवल रानी। तो देवल रानी से वह विवाह भी कर लेता है। ठीक है, और गुजरात के एक शासक रहते हैं जफर खां, उनकी भी वो हत्या करवा देता है। इस प्रकार से मुबारक शाह ने तो अपने सारे दुश्मनों को मीन मरवा दिया, कटवा दिया, सारे विद्रोहियों को भी दबा दिया। लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी भूल थी कि खुसरो खां से अत्यधिक प्रेम करना। खुसरो खां से इतना ज़्यादा उसे लगाव था, इतना ज़्यादा उसे लगाव था, जिस प्रकार से मलिक कफूर से अलाउद्दीन खिलजी को लगाव था, उसी तरह से ये खुसरो खां से ये मुबारक शाह को लगाव था। तो एक बार दरबार में होता क्या है कि खुसरो खां को बुलावा भेजा जाता है, मुबारक शाह बुलवाते हैं। तो खुसरो खां को पसंद नहीं था इस प्रकार से आलिंगन करना, चुंबन करना, ये मुबारक शाह का पसंद नहीं था उसे। तो वो एक जहरिया जहरिया नाम का एक व्यक्ति होता है, उसके साथ वह दरबार में प्रवेश करता है और आदेश देता है कि आप ये खुसरो खां को, ये मुबारक शाह को मार दो। तो जहरिया करता है क्या है कि मुबारक शाह की हत्या कर देता है। तो इस प्रकार से 9 जुलाई 1320 ईस्वी में मुबारक शाह की हत्या हो जाती है। जिस प्रकार से वह गद्दी पर बैठा था उस प्रकार से उसे भी गद्दी से उतार भी दिया जाता है। और मुबारक शाह का उस वक्त के संतों के साथ भी उसकी बनती नहीं थी। उस वक्त के संत थे एक निजामुद्दीन औलिया, तो निजामुद्दीन औलिया के लिए तो बोलता था कि अगर कोई निजामुद्दीन औलिया अगर सर ला कर देगा तो उसे 1000 टंका देगा, बट कोई आगे नहीं आता था। ठीक, और निजामुद्दीन औलिया को वह बुलावा भेजा था कि अगर तुम नहीं आओगे तो इस बार मैं तुम्हें मरवा दूंगा। ठीक है, और एक चंद्रमास का उसको समय भी दिया हुआ था। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। यदि आप मेरे दरबार में अगर आप प्रवेश नहीं करते हो, मेरे दरबार में अगर आप नहीं आते हो, तो फिर आपको मैं मरवा दूंगा। तो बट उसके जब वो चंद्रमास आता उसके पहले ही ये मुबारक शाह की हत्या हो जाती, मेन मुबारक शाह मर जाता है। मुबारक शाह की हत्या करवाने वाला जो व्यक्ति होता है खुसरो शाह, वह खुद को एक उपाधि देता है। उसे उपाधि होती है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। उपाधि होती है नासिरुद्दीन खुसरव शाह। 15 अप्रैल को वह गद्दी पर बैठ जाता है। 9 जुलाई 1320 में मुबारक शाह की हत्या होती है और 15 अप्रैल में वह गद्दी पर बैठ जाता है। अब ये नासिरुद्दीन खुसरव शाह, पहले वो हिंदू था, हिंदू से मुसलमान बना, फिर मुसलमान से भी बन करके किसका तख्ता पलट किया? अफगानियों का। अफगानी कौन थे? बाहरी थे। लेकिन ये नासिरुद्दीन क्या रहता है? भारतीय रहता है, बट ये भारतीय मुसलमान है। तो इस प्रकार से दूसरी बार ऐसा होता है कि एक भारतीय मुसलमान ने इस पर कब्जा जमाने की कोशिश की, दिल्ली के गद्दी पर कब्जा जमाने की कोशिश की है। इससे पहले भी प्रथम प्रयास भी हुआ था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में। एक इमामुद्दीन रेहान नामक व्यक्ति था, अगर आपने वीडियो प्रॉपर से देखा होगा तो इससे पहले के वीडियो में है कि नासिरुद्दीन महमूद के ही शासनकाल में एक इमामुद्दीन रहता है, वह भी गद्दी पर आकर के बैठ जाता है। वह भी अल्पकाल था, ये भी अल्पकाल के लिए ही रहेंगे। तो नासिरुद्दीन खुसरो साहब इसी उपाधि के साथ, नासिरुद्दीन की उपाधि के साथ वह गद्दी पर बैठ जाता है। इसका शासनकाल 15 अप्रैल से लेकर के 7 सितंबर 1320 ईस्वी तक रहता है। इसके जितने भी शत्रु रहते हैं, हर कोई इससे बहुत डरता रहता है। जितने भी लोग रहते हैं, हर कोई इससे बहुत डरता है। लेकिन एक दीपालपुर का सूबेदार रहता है, वो इसको मतलब बहुत कट्टर था। वो लगता है कि नहीं, ये तो भारतीय मुसलमान है और मैं बाहरी मुसलमान हूँ, तो मैं तो इससे नहीं डरने वाला। तो वो दीपालपुर का सूबेदार रहता है, उसका नाम रहता है गाजी मलिक। गाजी मलिक तुगलक, मीन वही इकलौता ऐसा अधिकारी था, वो चाहता था कि इसके खिलाफ तख्ता विरोध कर दे। और वही बोला करता था कि जो नासिरुद्दीन है ना, तो नासिरुद्दीन के कारण इस्लाम खतरे में पड़ गया है। तो वह और भी लोगों को बोलता है कि आप इस सुल्तान के खिलाफ क्या करो, क्या विद्रोह करो, लेकिन कोई आगे नहीं आ रहा होता है। सुल्तान के खिलाफ विद्रोह करने के लिए कोई आगे नहीं आता है। तो वह जब देख लेता है कि कोई नहीं साथ देगा, तो वह खुद ही चल देता है। गाजी मलिक खुद ही चला जाता है दीपालपुर से, वह खुद ही चल देता है इनके खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन अब नासिरुद्दीन खुसरो से जब लड़ाई करने के लिए वह चलता है, तो उसके आसपास के कुछ और भी जो विरोधी लोग रहते हैं, जो है तुर्की हो गए, मंगोली हो गए ना, कुछ खुरासानी टाइप के, कुछ मेवाती लोग हो गए, तो ये सब उसके साथ मिल जाते हैं और जाते हैं नासिरुद्दीन के खिलाफ युद्ध लड़ते हैं। तो और नासिरुद्दीन को यह हरा देता है।
नासिरुद्दीन खुसरो को यह मलिक मलिक तुगलक ये हरा देता है। मतलब इनका पूरा नाम होता है गाजी मलिक तुगलक। ये नासिरुद्दीन खुसरो को हरा देते हैं। तो 5 सितंबर 1320 ईस्वी में इन्हीं दोनों के बीच में युद्ध होता है और इस प्रकार से खुसरो जो कुछ अल्पकाल के लिए राजा बना हुआ था, इसकी हत्या हो जाती, इसको मार दिया जाता है। बट ये जो मलिक तुगलक थे ना, ये गद्दी पर बैठना नहीं चाह रहे थे, किंतु अमीर कह रहे थे कि नहीं तुम गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन ये कह रहे थे कि नहीं, मुझे गद्दी नहीं चाहिए, कोई भी अगर राजा का उत्तराधिकारी अगर कोई बचा हो तो आप उसे गद्दी पर बैठा दो, ऐसा बोलता था ये। बट अमीर बोलते हैं कि नहीं यार, नहीं तुम गद्दी पर बैठ, तुमने हराया है तो तुम गद्दी पर बैठ जाओ। तो फिर कह रहा है कि नहीं, आप लोगों में से कोई भी योग्य हो तो वो गद्दी पर बैठ जाए। ठीक है, तो यही पूरा असमंजस चलता रहता है, किंतु अंततः अमीर सफल हो जाते हैं इसको ये मनाने में कि हाँ तुम ही इस्लाम की रक्षा तुम ही कर सकते हो, क्योंकि इसी ने बोला था कि इस्लाम खतरे में है, ये नुसरत खां की वजह से। तो 8 सितंबर 1320 ईस्वी को वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम पर वह सिंहासन पर बैठ जाता है। और बैठता भी कहाँ पर है, 7 सितंबर 1320 ईस्वी को गाजी मलिक ने अलाउद्दीन खिलजी के जो 1000 स्तंभ होते हैं ना, उसके अंदर प्रवेश करता है और अपना 8 सितंबर 1320 से अपना काम प्रारंभ कर देता है।